हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग। मैंने पिछले वीडियो में मनी डिस्कस किया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। लिसन, व्हाट वी मीन बाय बैंक। सबसे पहले स्टार्ट होता है कि भाई बैंक क्या होता है। इस चैप्टर में बैंकिंग में बात करते हैं बैंक क्या होता है। तो बैंक इज बेसिकली ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग। मनी कैन बी विड्रॉन आइदर बाय कैश, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि बैंक क्या होता है, व्हाट वी मीन बाय बैंक। तो बैंक क्या होता है आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। बैंक इज बेसिकली ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग। मनी कैन बी विड्रॉन आइदर बाय कैश, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैंक है। तो बैंक के दो काम हो गए, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना। अब हम बात करते हैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इस चैप्टर में, दैट इज व्हाट कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बुक्स में लिखा हुआ है, बट मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि ये आप इसको कैसे हम इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ हम अजम्पशंस लेंगे। आपने कहा सर अजम्पशंस क्या हैं? जैसे हम ये अज्यूम करेंगे कि कंट्री में एक ही बैंकिंग सिस्टम है। वैसे तो बैंकिंग सिस्टम एक ही होता है, पर बैंक्स बहुत सारे होते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि हमारे कंट्री में एक ही बैंक है या एक ही बैंकिंग सिस्टम है। फर्स्ट वी विल अज्यूम दिस। एक्चुअली क्रेडिट क्रिएशन होता है कि क्रेडिट क्रिएशन होता है कि जब बैंक अपने डिपॉजिट से ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। आपने कहा सर ये तो पॉसिबल नहीं है कि मेरे पास मान लीजिए 10 बुक्स हैं तो मैं 10 बुक्स ही किसी को दे सकता हूँ। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो बैंक्स होते हैं वो अपने डिपॉजिट से ज्यादा लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। तो हमने सबसे पहले सीखा कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? एक्सटेंडिंग लोन्स बाय द बैंक्स मोर देन द डिपॉजिट्स व्हाट दे हैव, दैट इज व्हाट कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसके अजम्पशंस क्या हैं। तो व्हाट आर द अजम्पशंस? देखिए अजम्पशंस क्या होंगे। हमने अज्यूम करा कंट्री में बैंकिंग सिस्टम एक ही है। दूसरा, जब बैंक लोन देगा तो कभी भी कैश की फॉर्म में नहीं देगा। बैंक जब लोन देगा तो वो कहेगा कि भी हमने आपके बैंक में पैसा भेज दिया है, मतलब अकाउंट में पैसा भेज दिया है, यू हैव टू मेक पेमेंट थ्रू चेक। आपको चेक से पेमेंट करना पड़ेगा। इट इज अज्यूम्ड कि बैंक कभी भी आपको कैश विड्रॉन नहीं करने देगा लोन के लिए, अगर आपको लोन सैंक्शन हुआ है। तो पहला हो गया कि बैंकिंग सिस्टम एक ही है। दूसरा अजम्पशन ये हो गया कि कभी भी जो बैंक जो है वो जब लोन देगा आपको तो आपको वो कभी भी आप कैश विड्रॉ नहीं करेंगे। आपको पेमेंट जो करनी है, आप कुछ भी खरीदिए बट यू हैव टू मेक पेमेंट थ्रू चेक। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होगा। और मोर ओवर अब आप देखिए कि कभी भी सारा सब लोग अपना सारा पैसा एक साथ कभी भी निकालने के लिए नहीं आएंगे। तो मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि जो मेरा पैसा है वो बैंक में रहे। तो स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए देयर इज वन प्राइमरी डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट। मान लीजिए एक पर्सन है और उसके पास 10,000 रुपीज हैं और उसने वो पैसा बैंक में जमा किया। एज पर रूल कॉमर्शियल बैंक्स को अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड CRR, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो। अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे। मान लीजिए किसी पर्सन ने 10,000 रुपीज बैंक में जमा किए, 10,000 रुपीज, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? इनिशियल डिपॉजिट। अब बैंक जब तक प्राइमरी डिपॉजिट बैंक के पास नहीं आएगा तो बैंक जो है उसका पैसिव रोल है, मतलब जब तक लोग अपना पैसा बैंक में जमा कराने आएंगे नहीं तो बैंक क्या करेगा? तो बैंक फर्दर लोन एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, और फर्दर लोन एक्सटेंड नहीं कर पाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ? प्राइमरी डिपॉजिट, मिस्टर ए ने पैसे बैंक में जमा किए जो उनके पास एक्सेस थे, एक हाउस होल्ड, तो उन्होंने 10,000 रुपीज जमा की। अब बैंक उस 10,000 का क्या करेगा? लेट अस अज्यूम कि हमारे कंट्री में जो CRR है वो 10% है। वी अज्यूम, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो कॉमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का परसेंटेज आरबीआई पे रखना है, दैट इज व्हाट कॉल्ड CRR। तो अब क्या होगा? इस 10,000 का 10% चला गया कहां? रिजर्व में, मतलब आरबीआई के पास, और बैंक ने 9,000 का लोन डिस्ट्रीब्यूट किया। अब एक मिस्टर पर्सन थे, सो एंड सो, जो भी थे, लाइक मिस्टर बी, उनको पैसा चाहिए था, उनको कुछ खरीदना था, मान लीजिए एक साइकिल खरीदनी थी। तो उन्होंने लोन लिया 9,000 रुपीज का बैंक से। तो बैंक उनके अकाउंट में 9,000 रुपीज भेज देगा, सैंक्शन हो गया लोन। अब क्या करेंगे वो साइकिल वाले को चेक से पेमेंट करेंगे। मैंने बताया था अजम्पशन है कि आप कैश विड्रॉ नहीं करोगे, यू हैव टू मेक पेमेंट थ्रू चेक।
तो वो साइकिल वाला उस चेक का क्या करेगा, वो अपने बैंक में डालेगा। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि कंट्री में बैंकिंग सिस्टम एक ही है, तो अल्टीमेटली कोई दूसरी ब्रांच होगी उसी बैंक की, तो वो चेक घूम के उसी बैंक में आ गया, चाहे दूसरी ब्रांच हो। तो देखा, हमने 10,000 रुपीज जमा हुए तो बैंक ने 1,000 रुपए आरबीआई पे भेज दिए, 9,000 का लोन बांट दिया। अब वो 9,000 का लोन वापस बैंकिंग सिस्टम में आ गया। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट इज ऑल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। अब क्या होगा, इसका भी 10%, 900 रुपीज विल गो इन द रिजर्व एंड 8,100 का लोन बैंक फर्दर आगे किसी और को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, मिस्टर सी। अब मिस्टर सी को माइक्रोवेव खरीदना था और उन्होंने जो है लोन ले लिया, उनके अकाउंट में पैसे आ गए, उन्होंने पेमेंट किया चेक से। किसको? माइक्रोवेव वाले को। माइक्रोवेव वाला उस चेक का क्या करेगा, देखा जाए तो वो भी बैंकिंग सिस्टम में वापस आ जाएगा, उसे अपने बैंक में जमा करेगा। तो ये भी आपका वापस घूम के आ गया। और अब इसका भी 10% आरबीआई पे चला जाएगा, बिकॉज अब देखिए जो सबसे पहला डिपॉजिट था वो प्राइमरी था, इसके बाद जितने भी डिपॉजिट बैंक में आ रहे हैं वो लोन बटने की वजह से आ रहे हैं, तो इसलिए हम उनको सेकेंडरी डिपॉजिट बोलेंगे। सेकेंडरी डिपॉजिट का दूसरा नाम होता है डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब इसका भी 10% यहां चला गया, ये लोन आगे एक्सटेंड हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू हो जाएगी अबाउट 1,90,000 एंड अबाउट 10,000। आपने कहा सर आपने तो एंड सो ऑन लिख के छोड़ दिया, अब आपको क्या मालूम कि ये इतना ही हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तब क्या होगा, हम एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/CRR, 1/कैश रिजर्व, 1/कैश रिजर्व रेशो इंटू कैश रिजर्व। जो कैश रिजर्व या इनिशियल डिपॉजिट जो था, जो आपका प्राइमरी डिपॉजिट था, दैट वाज 10,000। तो 1/10% जो हमने अज्यूम करा CRR इंटू 10,000, तो ये हो गया 1 लाख, क्योंकि जो ये परसेंट हटेगा तो ऊपर 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर बैंक में प्राइमरी डिपॉजिट आता है 10,000 विल बी कन्वर्टेड इनटू अबाउट 10 टाइम्स, दैट इज 1 लाख। अगर ये प्रोसेस ऐसे ही चला तो आपने कहा सर क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है? क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब है कि जो प्राइमरी डिपॉजिट है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। जस्ट सी 1/CRR, तो 1/10% करेंगे, इट विल बी 10 टाइम्स, तो दैट विल बी कॉल्ड व्हाट? क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा आपका प्राइमरी डिपॉजिट। ये कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे? दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। वन है आपका इनिशियल डिपॉजिट, अगर जितने ज्यादा इनिशियल डिपॉजिट्स आएंगे, जितने ज्यादा डिपॉजिट्स बैंक में आएंगे, उतने ज्यादा बैंक स्ट्रांग होंगे, उतने ज्यादा क्रेडिट क्रिएट होंगे, उतने ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एंड CRR, अब ये परसेंटेज है, अगर जितना ये परसेंटेज कम होगा उतना क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा, और जितना ये ज्यादा होगा उतना क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। आपने कहा सर कैसे? देखिए जितनी परसेंटेज कम होगी, जैसे मान लो ये 5 है और यहाँ 100 है, तो ये 20 टाइम्स हो जाएगा। तो जितनी ये परसेंटेज कम होगी इसका मतलब रिजर्व में कम जाएगा और लोन ज्यादा जाएगा। बट जब बात करते हैं कैश रिजर्व रेशो नहीं कैश रिजर्व्स की या जो आपका इनिशियल डिपॉजिट्स की, तो इसका मतलब जितने ज्यादा कैश आएगा कॉमर्शियल बैंक के पास उतने ज्यादा वो लोन एक्सटेंड करेगा। होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया है। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? किसी भी कंट्री का जो टॉप मोस्ट बैंक होता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड सेंट्रल बैंक। किसी भी कंट्री का टॉप मोस्ट बैंक, एपेक्स बैंक बोलते हैं। एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट। तो हमारे कंट्री में जो सबसे बड़ा बैंक है दैट इज व्हाट कॉल्ड RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके काम क्या है? देखो नोट इशू करना। आपने कहा सर नोट इशू करने का काम हम सारे बैंकों को दे दें, तो नहीं, उससे रिलायबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जब कंट्री का टॉप मोस्ट बैंक नोट इशू करता है तो उसके ऊपर लोगों का भरोसा कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो नोट इशू करने का काम किसका है? RBI का। इसके दो फायदे होंगे, एक तो लोगों का कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, दूसरा उसके अंदर सिमिलर होगा, जितने भी नोट्स होंगे वो एक जैसे होंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बैंकर। गवर्नमेंट बैंकर का क्या मतलब है? गवर्नमेंट बैंकर का मतलब है गवर्नमेंट भी अपना अकाउंट RBI के पास खोलती है, मतलब बैंक गवर्नमेंट भी अपना पैसा RBI के पास जमा कर सकती है और लोन भी ले सकती है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। अब देखिए वैसे तो जो हम बात करते हैं कि जो RBI है वो गवर्नमेंट का बैंक है, तो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम सजेशंस भी देता है, ओके, और उसका एक तरह से कंसल्टेंट का काम करता है। बैंकर्स बैंक का मतलब है कि जितने भी कमर्शियल बैंक हमारे कंट्री में ऑपरेट करते हैं वो सारे के सारे बैंक्स का अकाउंट RBI के पास होता है। तो बैंकर्स बैंक भी है, तो मतलब बैंक्स भी अपना मनी वहां डिपॉजिट कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। सुपरवाइजरी रोल भी है, क्योंकि जो RBI है वो एक रेगुलेटर का काम भी करता है बैंक्स के लिए। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे कंट्री में काम करते हैं उनका रेगुलेटर कौन है? RBI। तो RBI देखता है कि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो नहीं हो रही है और सारा काम स्मूथली हो रहा है नहीं हो रहा है, और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंट्री में वर्क कर रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट मतलब आखिरी सहारा, मतलब जो आरबीआई है वो बैंकों का आखिरी सहारे का काम करता है। अगर आरबीआई को लगता है कि जो बैंक है उसको रिवाइव करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे अकाउंट होल्डर्स का जो स्टेक है वो इन्वॉल्व है, तो वो अगर चाहेगा तो वही उस बैंक को रिवाइव कर पाएगा। तो लेटेस्ट एग्जांपल भी है, अभी एक पर्टिकुलर बैंक के साथ प्रॉब्लम हुआ तो आरबीआई ने क्या किया, उस बैंक को बचाया। बाकी बैंकों को उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि इसके अंदर पैसा इंजेक्ट कीजिए सो दैट इट कैन रिवाइव। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी सहारा है बैंकों के लिए। अगर किसी बैंक को कहीं से भी कोई मतलब मनी की जो रिक्वायरमेंट है पूरी नहीं होती है तो आरबीआई विल बी द लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जैसे कहते हैं ना कि कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में, कस्टडी का मतलब उसके संरक्षण में है, तो ऐसे ही जितनी भी आपकी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस होती हैं दे विल बी रूट थ्रू आरबीआई। जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस होती हैं उनके अंदर आरबीआई कोड होता है। तो अगर आरबीआई कोड होता है इसका मतलब आरबीआई की निगाह में है कि कितना फॉरेन करेंसी कंट्री में आया और कितना फॉरेन करेंसी कंट्री से गया। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की निगरानी करता है। देन इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब क्लियरिंग हाउस फंक्शन का क्या मतलब है, जैसे देयर आर टू बैंक्स, बैंक ए एंड बैंक बी। तो बैंक ए के कुछ कस्टमर्स पेमेंट करेंगे चेक से जो कि बी बैंक में जाएंगे, और कुछ जो कस्टमर्स बी बैंक के हैं वो पेमेंट करेंगे ए बैंक वालों को, तो कुछ चेक्स बी बैंक से ए बैंक की तरफ आएंगे। तो अगर कंक्लूजन हम देखें एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेज होंगी दोनों बैंकों की, अगर हम अज्यूम करते हैं कि मान लो बैंक ए को देना तो है बैंक बी को 100 करोड़ और लेना है 90 करोड़, तो क्या होगा, एक तरह से 10 करोड़ देना है। तो क्योंकि दोनों बैंकों के अकाउंट आरबीआई के पास हैं तो आरबीआई क्या करेगा, उस बैंक ए से 10 करोड़ कट करके डेबिट करके वहां क्रेडिट कर देगा बैंक बी में, और जितने भी चेक्स हैं वो आपस में क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बैंक के पास, आरबीआई के पास दोनों बैंकों के अकाउंट हैं तो कैश को कैरी नहीं करना है, केवल वहां डेबिट क्रेडिट से ही सारे चेक क्लियर हो जाएंगे। कंट्रोल ऑफ द क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब जो मनी फ्लो है इकोनॉमी के अंदर उसको कंट्रोल करता है आरबीआई। अब आपने कहा सर कंट्रोल कैसे करता है, कभी मनी फ्लो को बढ़ाएगा कभी मनी फ्लो को कम करेगा, ठीक है। तो वी विल डिस्कस इन द मॉनेटरी पॉलिसी, तो कंट्रोल ऑफ द मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको करने से पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। देखिए कंट्री में सेंट्रल बैंक एक ही होगा, कॉमर्शियल बैंक बहुत सारे होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा बात है कि भी जो सेंट्रल बैंक के नोट इशू कर सकता है कॉमर्शियल बैंक नहीं कर सकते। सेंट्रल बैंक जो होता है उसका मोटिव जो होता है प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, बट कॉमर्शियल बैंक का प्रॉफिट मेकिंग होता है। सेंट्रल बैंक जो होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है वो मनी क्रिएट नहीं कर सकता, बट कॉमर्शियल बैंक्स मनी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन द टू, ये इजी टॉपिक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ द मनी सप्लाई। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई जो होता है इसको हम मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक भी बोल सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो पूरी इकोनॉमी को इंपैक्ट करते हैं, पूरी इकोनॉमी को। बट एज फार एज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सेलेक्टिव होते हैं। सेलेक्टिव होते हैं इन द सेंस वो पूरी इकोनॉमी को इंपैक्ट ना करके उसके एक सेगमेंट को इंपैक्ट करते हैं, ठीक है, पूरी इकोनॉमी को इंपैक्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम उनको सेलेक्टिव या क्वालिटेटिव भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन टू द कॉमर्शियल बैंक्स। मतलब जिस रेट पे आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड किया, दैट इज व्हाट कॉल्ड बैंक रेट। आपने कहा सर आरबीआई लोन देता है, डेफिनेटली देता है अगर किसी कॉमर्शियल बैंक को चाहिए तो। अब जब ये लोन दिया जाएगा तो इसके कुछ पर्पज होते हैं, जैसे मान लो इन्फ्लेशन के टाइम पे लोन लिया गया, तो इन्फ्लेशन का मतलब है इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लो ऑलरेडी बढ़ रखा है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो जिस वजह से चीजों के रेट बढ़ रहे हैं। तो अब लोग कम डिमांड करें उसके लिए मनी फ्लो कम होना चाहिए, तो इसलिए आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को बढ़ा देगा। और जब बैंक रेट बढ़ेगा तो कॉमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिला, जो कॉमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा तो जनरल पब्लिक को लोन महंगा देंगे, तो अल्टीमेटली लोग लोन कम लेंगे, और जिन लोगों ने ऑलरेडी लोन ले रखा है उनकी जो ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स है वो बढ़ जाएंगी, तो जिससे कि उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, वो कम डिमांड करेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। अब डिफ्लेशन में इसका उल्टा कर दीजिए, डिफ्लेशन में क्या होगा, बैंक रेट को डाउन किया जाएगा ताकि लोग लोन सस्ते हो जाएं, लोग लोन लें, मनी फ्लो बढ़े। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज रेपो रेट। रेपो रेट को रीपर्चेज रेट भी कहते हैं। देखो ये भी एक लोन देने का तरीका है, बट जब ये लोन दिया जाता है तो ये आउटराइट लोन नहीं होता है, इसके साथ एक प्रॉमिस होता है। यहाँ पे आरबीआई क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर रहा है। बाय कर रहा है का मतलब अपनी सिक्योरिटी जो तुम लोगों ने खरीदी हुई है उन्हें मुझे दे दो, मैं बाय कर रहा हूं, बट एक प्री डिटरमाइंड डेट पे और प्री डिटरमाइंड प्राइस पे सेल करने का एग्रीमेंट साथ साथ ही वहां पे लिख दिया जाता है
कि भी हम बाय कर रहे हैं, आज आपको पैसे की जरूरत है, हम वापस ले रहे हैं इनको, बाय कर रहे हैं, पर हम सेल भी कर देंगे प्री डिटरमाइंड डेट पर। तो एक तरह से बैंक ने उनकी हेल्प की, किसकी हेल्प की? कॉमर्शियल बैंक्स की, कि उनको पैसे की जरूरत थी, तो उनकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उन्होंने बाय कर रखी थी, किन्होंने? कॉमर्शियल बैंक्स ने। अब उनको पैसे की जरूरत है, तो अब क्या कर रहे हैं, वो आरबीआई को दे रहे हैं, तो आरबीआई उनको बाय कर रहा है और सेल करने का एक पहले से ही एग्रीमेंट बना दिया, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड रेपो रेट और रीपर्चेज रेट। तो यहां पर भी आरबीआई ने लोन प्रोवाइड किया, तो यहां पर भी जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट होगा। तो यहां पर इसको अगर बढ़ा दिया जाएगा, वही सेम सेम प्रोसेस रहेगा, इसको बढ़ाएंगे तो लोन महंगे हो जाएंगे, लोन महंगे हो जाएंगे तो मनी फ्लो कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, बट डिफ्लेशन में इसको कम किया जाएगा। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट, इसको रिवर्स रीपर्चेज रेट भी कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, जिस रेट पे आरबीआई उन लोगों से उनका मनी विड्रॉ कर रहा है इन द सेंस कि इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। यहां पे तो बाय किया था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, यहां पे क्या करेगा? आरबीआई सेल करेगा। आरबीआई क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा और एक पहले से ही एक प्रॉमिस करेगा कि हम इस रेट पे इनको प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, प्री डिटरमाइंड डेट पे हम उसको दोबारा से बाय कर लेंगे। तो यहां बेसिक पर्पज क्या है? रेपो रेट का पर्पज क्या है कि जिस रेट पे लोन दिया, और रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होगा? जिस रेट पे लोन लिया या जिस रेट पे उन लोगों से पैसा पार्क कराया, जिस रेट पे उनको पार्क कराया इन द सेंस कि सेल किया, तो उनका पैसा जो है वो आरबीआई के पास आ जाएगा। तो इन्फ्लेशन में इसको क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, और डिफ्लेशन में कम करेंगे। मैं एक दूसरे तरीके से भी इसको समझाने की कोशिश करूंगा रिवर्स रेपो रेट को। रिवर्स रेपो रेट का मतलब ये हो गया कि आरबीआई चाहता है कि कॉमर्शियल बैंक्स अपना पैसा मेरे पास रख दें, तो रिवर्स रेपो रेट है। तो उन लोगों ने कहा कि भी हम इस रेट पे आपको, मतलब इस रेट पे आप मेरे पास पैसा पार्क कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो अगर इसको बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो अपना पैसा जो है वो कहाँ रख देंगे? आरबीआई के पास रख देंगे। तो एक तरह से उनकी लोन देने की कैपेसिटी घट जाएगी। तो इन्फ्लेशन में इसको बढ़ा दिया जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन में इसको भी बढ़ाया जाएगा, इसको भी बढ़ाया जाएगा और इसको भी बढ़ाया जाएगा, और डिफ्लेशन में क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। तो यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय किया गया है विद ए प्रॉमिस टू सेल, और यहां पे सेल किया गया है विद ए प्रॉमिस टू बाय ऑन ए प्री डिटरमाइंड डेट एंड प्री डिटरमाइंड प्राइस। नेक्स्ट इज सीआरआर। सीआरआर क्या मतलब क्या होता है? परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स विच दे आर सपोज टू पुट विद द आरबीआई। मतलब कॉमर्शियल बैंक्स को अपने डिपॉजिट का जो परसेंटेज आरबीआई पे रखना पड़ता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड सीआरआर। इन्फ्लेशन में इसे बढ़ा दीजिए, ताकि क्या होगा? इसे कौन बढ़ाता है? आरबीआई। तो इन्फ्लेशन में इसको बढ़ाइए ताकि रिजर्व में ज्यादा जाए और लोन कम जाए, डिफ्लेशन में कम कर दीजिए ताकि रिजर्व में कम जाए और लोन ज्यादा जाए। But talk about SLR, statutory liquidity ratio, is the percentage of the deposits of the commercial banks which they are supposed to put with themselves in the form of cash, gold and approved securities, which has to be maintained on daily basis. That is what called SLR, statutory liquidity ratio. मतलब देखो कॉमन उसमें हम बोले तो जिस रेट जो डिपॉजिट्स का जो परसेंटेज उन्हें आरबीआई पे रखना है वो सीआरआर है, और जो अपने पास रखना है दैट इज एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दोनों हमारे कंट्री में दोनों ही रेट आरबीआई डिसाइड करता है, इसलिए दोनों ही अगर हम कंबाइंड बोलें तो एलआरआर है, लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, लीगल रिजर्व रेशियो मतलब क्या हो गया कि दोनों ही लीगल है, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करे, मतलब आरबीआई डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या बॉन्ड्स को आरबीआई के थ्रू या तो आउटराइट सेल किया जाएगा या आउटराइट बाय किया जाएगा। आपने कहा सर कोई एग्जांपल बताइए। मान लीजिए जनरल पब्लिक के पास या इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लो बढ़ा हुआ है, मतलब इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन है तो आरबीआई चाहता है कि लोगों का पैसा मेरे पास आ जाए, तो वो क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आउटराइट सेल करेगा, पर कोई प्रॉमिस नहीं होगी बाय करने के लिए, तो आउटराइट है। जबकि यहाँ पे क्या था? रेपो और रिवर्स रेपो रेट में प्रॉमिस था या तो बाय करने का या सेल करने का बाद में। तो जब आउटराइट सेल होगा या बाय होगा तो इसको क्या बोलेंगे? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो होगा क्या है इसके अंदर कि जो आरबीआई है या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा या बाय करेगा। आपने कहा सर इन्फ्लेशन में क्या होगा? इन्फ्लेशन में वो सेल करेगा ताकि लोग उस सिक्योरिटी को खरीदें और पैसा आरबीआई के पास रख दें। और डिफ्लेशन में क्या कर लेगा वो? डिफ्लेशन में बाय करेगा कि अपना सिक्योरिटी हमें दो और अपने पैसे ले लो, ताकि मनी फ्लो बढ़े। तो ये थे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो पूरी इकोनॉमी को इंपैक्ट करते हैं। टॉक अबाउट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। एक है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि आप जब लोन लेने जाते हैं तो कुछ आप सिक्योरिटी वहां पे रखते हैं। जैसे आपने जमीन के पेपर जो है बैंक के पास रखे, मान लो
जमीन के पेपर की कीमत है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज, और आरबीआई ने जो मार्जिन फिक्स किया है उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, जिस पर्पज के लिए आप लोन ले रहे हैं, मान लो वो 20% है, तो इसका मतलब आपको जो लोन मिलेगा वो 8 लाख रुपीज का मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। आपने कहा सर हमने तो सिक्योरिटी रखी है भाई 10 लाख की और हमें लोन 8 लाख का क्यों मिलेगा? क्योंकि एक मार्जिन फिक्स किया जाता है कि लोन पूरे अमाउंट का नहीं मिलेगा। हो सकता है कल को आप वापस ना करें, हो सकता है इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट करें, हो सकता है अमाउंट पेमेंट में डिफॉल्ट करें। कल को जब आपकी सिक्योरिटी को मार्केट में बेचा जाएगा, हो सकता है उस रेट पे ना बिके जिस रेट पे वो आज है, तो थोड़ा सा एज ए मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन लेके चलते हैं, लोन पूरा नहीं दिया जाता, थोड़ा सा कम दिया जाता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई चाहता है लोन ज़्यादा जाए, तो आरबीआई क्या करेगा? उस मार्जिन को कम कर देगा ताकि लोन ज़्यादा जाए। मान लो मार्जिन पहले 20 था, अब 10 हो गया, तो आपको जो 10 लाख के अगेंस्ट 9 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो अगर पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में इन्फ्लेशन है, पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं है, पर्टिकुलर सेगमेंट में ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो उस एरिया के जो मार्जिन है उनको आरबीआई बढ़ा देगा। डन। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि किस एरिया में लोन दिया जाए, किस एरिया के लिए लोन नहीं दिया जाए, किस एरिया में ज़्यादा दिया जाए, किस में कम दिया जाए, किस में बिल्कुल मना कर दिया जाए। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड राशनिंग ऑफ क्रेडिट। जैसे बैकवर्ड एरियाज के लिए लोन इजीली दिया जाए, अर्बन एरियाज के लिए थोड़ा सा रिजिड तरीके से दिया जाए, तो दैट मे बी द एग्जाम्पल। मॉरल सिचुएशन का मतलब होता है मॉरली प्रेशराइज करना। आरबीआई का जो गवर्नर होगा, वो रिजर्व जो आरबीआई गवर्नर जो होगा, वो डिफरेंट बैंक्स के चेयरमैन की मीटिंग लेके उनको टाइम टू टाइम गाइडलाइंस देगा, उनको बताएगा कि किस तरह से जो जितने भी जो इंस्ट्रक्शंस है वो आरबीआई के फॉलो किए जाएं, और अगर जो बैंक फॉलो नहीं करेगा तो स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। तो इन टोटल मैंने, अच्छा, तो ये जितने भी क्वालिटेटिव है वो पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट ना करे, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। तो इन टोटल मैंने डिस्कस किया कि बैंक क्या होता है, मैंने डिस्कस किया मनी क्रिएशन क्या होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे, सेंट्रल बैंक क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, डिफरेंस क्या है सेंट्रल बैंक में और कॉमर्शियल बैंक में, और सबसे लास्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट कॉल्ड कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।